नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडुटेरिया के न्यू बुक एनसीईआरटी आधार सीरीज में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्नों का फुल डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो सन 1889 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। 1889 नहीं होगा, 1869 में खुला था। दूसरा है भारत का देशांतीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। ये भी गलत है। भारत देश के मुख्य भूभाग विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूरब से 37 डिग्री 25 डिग्री पूर्व देशांतर तक है। तो ये भी गलत है। तीसरा है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी भारत विश्व का जो है वो 7वां देश है। तो ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि कथन पर विचार करें और असत्य कथन कौन सा है वो बताएं। तो उज्बेकिस्तान की सीमा अरब सागर जबकि तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से जुड़ती है मिलती है। तो ये तो कथन जो है वो सही है। तुर्कमेनिस्तान जो है वो कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, कैस्पियन सागर के तटवर्ती देश है। अरल सागर उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इथोपिया की सीमा केन्या, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, युगांडा एवं दक्षिण सूडान से जुड़ती है मिलती है। यह स्टेटमेंट जो है वो असत्य है। इथोपिया सूडान से दक्षिण पूर्व में, इरिट्रिया से दक्षिण में, जिबूती और सोमालिया से पश्चिम में, केन्या से उत्तर में और दक्षिण सूडान से पूरब में स्थित है। यह दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थलरुद्ध देश है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही युग्म को चुने। तो यहाँ पर सही जो है वो यानम जो है वो पुडुचेरी आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा, केवल 3 होगा। अगर माहे की बात करें तो माहे पुडुचेरी तमिलनाडु में नहीं, केरल में है। और करिकल जो है पुडुचेरी कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में। ये तिरछे सही है, जबकि तीसरा जो है वो सीधे से, तो यानम जो है वो आंध्र प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा डी, केवल 3। कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन के बारे में बताइए। तो हिमालय की चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है, यह सत्य कथन है। महान हिमालय को क्रोड बेसाल्ट का बना हुआ है, यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वह सत्य है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। महान हिमालय की वलय की प्रकृति असमित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड जो है वो ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियाँ की प्रवाह होती है। अगला है कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन क्या है वो बताइए। तो निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबता घाटी दून के नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। शिवालिक की श्रृंखला की चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। तो ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा केवल ए सही है। पहला स्टेटमेंट सही। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबता घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो बताइए। तो कंचनजुंगा एवं अन्नपूर्णा शिखर की अवस्थिति भारत में है। तो ये जो है वो गलत है। गुरुला मंदाता शिखर नेपाल में, जबकि नंगा पर्वत श्रृंखला भारत में अवस्थित है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर जो हो जाएगा केवल बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। तो इसका जो सही आंसर है वो देखते हैं कि कौन सा है। तो कार्बी एंगलोंग पठार जो है वो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। दूसरा जो है मेघालय का पठार ये भी है। मिजोरम श्रेणी नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये है। तो आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 4 जो है। नेक्स्ट है कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है वो बताइए। तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। तो ये बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट का जो विस्तार है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है।
पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊंचे हैं, तो ये गलत है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, तो ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल एक। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर के औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई जो है वो 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाटी का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिम घाट का विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जो बढ़ती नीचे की ओर जाएंगे उत्तर से दक्षिण, तो ऊंचाई जो है वो बढ़ते जाती है। अगला है कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन कौन सा है वो बताइए। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अवसादी शैल एवं बलुआ पत्थरों से बनी है, तो ये जो है वो सही है। मध्य उच्च भूमि पूर्व में चौड़ी लेकिन पश्चिम में संकीर्ण है, ये असत्य है। तो आंसर जो हो जाएगा केवल 2। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है और अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वोत्तर में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन सा है वो बताइए। तो अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से होकर राजस्थान तक फैली हुई है, तो ये जो है वो गलत है। अरावली की पहाड़ियाँ बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित है, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा 2। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक तथा दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। सिंधु नदी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन क्या है वो बताइए। तो सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत तीव्र है, तो ये गलत है। सिंधु द्रोणी का 2/3 से कुछ अधिक भाग भारत में स्थित है, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 कथन जो है वो सत्य है। आइए सिंधु नदी के बारे में कुछ जानते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम जो है वो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत से लद्दाख में प्रवेश करती है और इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुजा इस नदी से मिलती है। सिंधु घाटी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल देते हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक गिना जाता है। अगला है कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है वो बताइए। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है एवं गंगा के बाईं किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद के गंगा मिल जाती है, ये गलत है। हुगली गंगा डेल्टा का सबसे उत्तर बिंदु है, तो ये भी गलत है। महानदी डेल्टा के उत्तर में चिल्का झील अवस्थित है, यह गलत है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ जो नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद के बाद गंगा में मिल जाती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील अवस्थित है। कहाँ? दक्षिण में। तो आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन क्या है वो बताइए। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने के पहले पद्मों के नाम से जानी जाती है, तो ये जो है वो गलत है। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। गंगा की मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरणों में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होते हैं। इससे पहले मेघना के नाम से जाने जाते हैं, किससे? मेघना के नाम से। और अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, तो आंसर बी जो है सही हो जाएगा। गलत कथन का चयन करें। तो केनुला महानदी की सहायक नदी है, ये कथन जो है वो गलत है। सिंधु नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, सही है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, सही है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, ये भी सही है।
महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। केनुला महानदी की सहायक नदी है, जो ये तो कथन जो है वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा 14 के ए। कथनों पर विचार करें और बताएं कि सत्य कथन कौन सा है। तो आइए देखते हैं। कोलार स्वर्ण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति मैटूर बांध से उत्पादित की जाती है, ये गलत है। गोदावरी के दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना था, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा ए, केवल एक जो है वो गलत है, असत्य कथन है। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। तो आइए करते हैं। सत्य कथन कौन सा है? कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुड्डलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बिल्कुल सही है। ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है वो गलत है, यानी 2 आंसर हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। भवानी एवं काबिनी नदी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, तो ये हो जाएगा गलत। गोदावरी द्रोणी का 50% हिस्सा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना तो 2 कथन सही है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका हवा तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, बेनगंगा तथा पेनगंगा। कावेरी नदी के प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा कौमुदी। अगला है, कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन, कितने कथन सत्य है ये बताइए। आइए देखते हैं। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1955 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ। बुलर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। आंसर जो हो जाएगा उसमें स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा, एक सही हो, मतलब केवल एक स्टेटमेंट सही है। आइए डिटेल जानते हैं कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हुई है। दूसरे शब्दों में तब बनी है जब हिमालय की या एक द्रोणी गहरी बनाई है, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टियों से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी के झील है। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ था 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ था। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया था। कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन कौन सा है वो बताइए। असत्य कथन, तो एशिया में मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है, यह असत्य कथन है। तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा सितंबर महीने में होती, यह भी असत्य है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों असत्य है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है और एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक है, कूट का प्रयोग करके सही कथन चुनें। तो यहाँ पर देखते हैं कि अक्षांश है, तो बिल्कुल है। देशांतर ये गलत है। ऊंचाई हाँ, वायुदाब भी, और महासागरीय धाराएं ये भी। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के 6 प्रमुख कारक हैं। एक तो अक्षांश है, एक है तुंगता यानी ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्छावच लक्षण। तो आंसर जो यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कथनों पर विचार करें और सत्य कथन क्या है वो बताएं। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान बढ़ जाता है, ये गलत है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल सही है। आंसर जो हो जाएगा केवल 2 सही है। पृथ्वी की गोलार्ध के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर समानता घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान जो है वो घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र को वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। अगला है, कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन है वो बताइए। भारत के तटीय क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई लगभग 300 मीटर है, ये गलत है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों की पूर्वी किनारे पर स्थित है।
सत्य कथन हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी ऊंचाई औसत लगभग 6000 मीटर है और भारत के तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। अगला है कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन क्या है वो बताइए। भारत दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है, तो ये जो है वो गलत है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने थे, तो ये सही हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा केवल 2 होगा। कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन के बारे में बताइए। शीत ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है वो सही है। ये पवनें अधिकांशतः स्थानों पर समुद्र से स्थल की ओर बहती है, तो ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। शीत ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवर्ती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली अरब सागर में उत्पन्न होती है, तो ये जो है वो गलत है। शीतकाल में उत्तरी मैदानों में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावट। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है वो सही है। कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किसने कथन जो है वो सही है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में पश्चिम घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, तो ये होगा गलत स्टेटमेंट। दक्षिण पश्चिम मानसून की अधिकतर वर्षा देश के मध्य भागों में होती है, ये भी गलत है। सितंबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है, ये भी गलत है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के वृद्धि प्रारंभ से पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र दृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ियों के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व के सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी एवं पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरातों के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। अक्टूबर के प्रारंभ से मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन असत्य है ये बताइए। फल और बागान प्राकृतिक वनस्पति है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। हमारे देश में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसमें से कितने असत्य कथन है? आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 है। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कटीले वन झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैग्रोव, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन असत इसमें से 1 कथन है। और इसके और डिटेल के बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय से पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट गलत था, वो पहला था, बाकी ये दोनों जो स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित विशेषता किस प्रकार के वनस्पति की है? तो यहाँ वृक्ष, झाड़ियाँ एवं लताएं उगती है। इन वनों में आबनूस के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। अकासिया एवं इफोर्बिया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वनस्पति के उदाहरण हैं, तो ये गलत है। क्योंडा एवं एंगोर के वृक्ष पर्वतीय वन के उदाहरण हैं, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा ना तो 1 और ना तो 2 जो है वो सही है। मिलान करें, एक तरफ औषधीय पादप है, एक तरफ संबंधित रोग है। अगर अर्जुन की बात करें तो सी, कान के दर्द के इलाज के होती है। अगर कचनार की बात करें तो ये अल्सर रोगों की इलाज होती है। बबूल की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? बबूल की अगर बात करें तो आँख की फुंसी के इलाज हेतु। और सर्पगंधा जो है वो क्या करता है? रक्तचाप के निदान हेतु। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। निम्न में से किस जीव मंडल के नीचे की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में नहीं की गई है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो मानस, डिब्रूसाइकोबा और उसके बाद होता है दिहांग दिबांग। आंसर होगा ऑप्शन बी। देश में 18 जीव मंडल नीचे यानी आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। इनमें से 12 सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नागरेख,
ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजुगा और पन्ना की गणना विश्व के जीवमंडल में निश्चय की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन के बारे में बताइए। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। भारत तथा क्यांग उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियों में पाए जाने वाले जीव है। भारल तथा क्यांग, तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सत्य है। तब बाघ हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जामुन के पके फल में से बना सिरका का प्रयोग वायु सारी एवं मूत्रवर्धक के रूप में किया जाता है। पर्वतीय भाग में 250 से 300 मीटर तक की ऊंचाई के बीच ओक तथा चेस्टन जैसे वृक्षों के प्रावधान होती है। तो ये भी जो है 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कितने कथन जो सत्य है, तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ते वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कितने कथन सही है वो बताइए। तो 1000 से 2000 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय पाए जाते हैं, सही है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी सही है। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, ये भी सही है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में लीचन घास पाया जाता है, ये भी सही है। आंसर जो हो जाएगा डी, चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करें। 2011 के जनगणना के अनुसार मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.5% थी, ये गलत स्टेटमेंट है। कितना थी? 17.5%। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 18% हिस्सा निवास करता है, ये भी गलत है। 16% जो है वो निवास करता है। सिक्किम की आबादी केवल 8 लाख, जबकि लक्षद्वीप में केवल 74,429 लोग निवास करते हैं। तो हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी जो है वो केवल कितने हैं? 6 लाख है। कितने हैं? 6 लाख हैं। और लक्षद्वीप का केवल जो है वो कितना है? 64,429 है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी, सभी कथन जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों की जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, गलत है। पहले की जनसंख्या के बाद दूसरे के बाद की जनसंख्या को घटाकर सापेक्ष वृद्धि निकाला जाता है, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों जो है वो गलत है। कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन के बारे में बताइए। तो जनसंख्या का परिवर्तन केवल जन्म और मृत्यु के आपसी संयोजन का प्रभाव है, बिल्कुल जो है वो क्या हो जाएगा? वो गलत है। भारत की जनसंख्या 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई, और इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 स्टेटमेंट सही है। भारत की आबादी 1951 में कितना था? तो ये था 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई थी। आंसर हो जाएगा ए जो है वह सत्य है, बाकी सब सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब सापेक्ष वृद्धि बहुत कम होती है, तो ये जो है वो गलत है। 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2 सही है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब इसे जुड़ने वाले लोगों की कुल जनसंख्या बहुत अधिक होती है। भारत में जो है वो क्या है? तो भारत में वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है, और 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों को जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यदि वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, वृद्धि का ये प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन के बारे में बताइए। केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, बिल्कुल सही है। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 383 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा जबकि अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। आंसर जो हो जाएगा बी, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। 383 नहीं 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102 है, जबकि प्रति वर्ग किलोमीटर है वही अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आंसर जो हो जाएगा असत्य वो 2 होगा। कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना। इनमें से सत्य कथन का चयन करना है।
उड़ीसा, गुजरात एवं राजस्थान प्रत्येक में भारत के कुल जनसंख्या का 55% आवासीय निवास करती है, गलत है। असम, झारखंड और पंजाब प्रत्येक में भारत के कुल जनसंख्या का 3% आवासीय निवास करती है, ये भी जो है वो गलत है। ना तो एक और ना ही दो कथन जो है वो सत्य है। कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें असत्य कथन जो होगा कौन सा होगा? तब भारत सरकार ने 1953 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया था, तो ये गलत हो जाएगा, 1952 था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने का लक्ष्य रखा गया, ये सही है। तो स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो केवल एक जो है वो असत्य है। कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा है? आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाता है, बिल्कुल गलत है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा डी, न तो एक और न तो दो जो है वो सही हो जाएगा। सहायक नदी और मुख्य नदी को जो गलत मिलान है उसको चुनना है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और 3। मूसी नदी कावेरी नदी और मांजरा नदी कावेरी नदी, ये दोनों जो है वो क्या है, वो गलत मिलान है। और आंसर जो हो जाएगा तुंगभद्रा नदी जो कृष्णा नदी, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा 43 के सी। कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन कौन सा है वो बताइए। गंगा के मैदान का विस्तार सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच है, तो ये जो है वो असत्य है। यानी स्टेटमेंट जो है पहला तो ऐसे ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है, तो ये सही है। आंसर होगा ए, पहला जो है स्टेटमेंट। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। यह उत्तरी ही भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूरब विशेषकर असम में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कितने कथन जो है वो सही है। तो इसकी आकृति मेज के समान है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना हुआ था। इसका निर्माण नए क्रिस्टलीय तथा अवसादी शैलों से हुआ है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही। इसमें जो 2 स्टेटमेंट सही है कौन कौन है? इसकी आकृति मेज के समान है और यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना हुआ है। इसका निर्माण नए क्रिस्टलीय नहीं पुराने क्रिस्टलीय एवं अवसादी शैलों से बना हुआ है। कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन कौन सा है वो बताइए। सत्य कथन को चुनना है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKBY की शुरुआत 2014 में की गई, तो ये गलत है। इसकी शुरुआत जो है वो 2015 में की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य 2015 से 2020 तक 10 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना है। 2016 से लेकर 2020 तक जो है वो प्रशिक्षित करना है, तो हो जाएगा 46 के सी। 1 और 2 दोनों जो है वो असत्य है। कथनों पर विचार, असत्य कथन। लैटिन शब्द एगर का अर्थ मृदा होता है। बी, निर्माण प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 जो है वो सही है। लैटिन शब्द एगर का अर्थ मृदा होता है। सत्य कथन बताना है फिर से कि जैविक कृषि से तात्पर्य रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पड़कनाशी का प्रयोग से है, तो बिल्कुल सही है। स्थानांतरित कृषि गहन निर्माण कृषि का उदाहरण है, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, केवल 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट है सिंधु नदी प्रवाहित होती है। आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख में। शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। आंसर हो जाएगा बी, कावेरी नदी पर। वह वनस्पति जो मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के स्वयं उगती है, उस वनस्पति को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, अक्षत वनस्पति। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो यह वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं, ये गलत है। यह वन अरावली पर्वत श्रृंखला पर पाए जाते हैं, ये भी गलत है। इन वनों के प्रमुख वृक्ष रोजवुड, महोगनी, सिनकोना, आबनूस आदि है, ये सही है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इन्हीं वृक्षों का विस्तार है, गलत है। कत्था बनाने के लिए उपयुक्त खैर वृक्ष एक प्रकार का शुष्क पर्णपाती वृक्ष है, ये बिल्कुल सही है। आंसर जो हो जाएगा 3 और 5 जो है वो सही है, ए हो जाएगा। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पाई जाने वाले वनस्पति का सही क्रम जो है वो कौन सा है? तो हो जाएगा पर्णपाती वन, उसके बाद आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास, उसके बाद लाइकेन। सी सही हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो यह है जो गलत है। वाष्प उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सबसे प्रमुख प्रजाति है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2 जो है वो सही है। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। हाथी असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। जंगली गधे तथा ऊँट कच्छ के रण एवं थार मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है, डी हो जाएगा। मनुष्य, वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? आंसर जो हो जाएगा सी, जैव संसाधन है। क्या है? जैव संसाधन है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो है वो क्या है? जैव संसाधन और अजैव संसाधन है। साम्यता के आधार पर क्या है? तो वो हो जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। अब विकास के स्तर के आधार पर जो है वो क्या है? तो वो है संभावित संसाधन और संचित कोष। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सी, बी, डी, ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही उत्तर कौन सा है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध कुपोषण के समस्याओं से है, तो ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा 1 जो है वो सही है। मृदा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कितने जो कथन हैं वो असत्य है। तो खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। काली मृदा को रेगुर कहा जाता है। जल योजन होने पर लेटराइट मृदा पीली रंग में बदल जाती है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस नहीं पाई जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल 2 स्टेटमेंट जो है वो असत्य है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। काली मृदा को रेगुर भी कहा जाता है। जल जयोजन होने पर लाल पीली मिट्टी पीली रंग में बदल जाती है। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है एवं इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यह विशेषता किस मिट्टी के संबंध से है? तो आंसर हो जाएगा डी, लेटेराइट मिट्टी के संबंध से है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। बहता जल मुक्तिकाय युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे चादर अपर्दन कहते हैं, ये गलत है। जब ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है उस भूमि को अब नालिकाएं कहते हैं, ये भी गलत है। जो भूमि जोतने योग्य होती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं, ये भी गलत है। पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का मुख्य कारण अतिचारण है, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा सभी चारों जो है वो असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, सुमेलित है, ये बताना है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन जो है वो सुमेलित है। तो आरक्षित वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा आरक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। दूसरा है रक्षित वन, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र रक्षित वन घोषित किए गए। जहाँ तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, रक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहते हैं, तो ये सही है। स्टेटमेंट जो हमारा पर यहाँ पर है वो सी, केवल 3 जो है वो सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं, ये गलत है। उड़ीसा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना तो 2। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं, आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ महुआ और कदम की जो है वो पूजा करते हैं। किसकी? महुआ और कदम के। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और बटवृक्ष को पवित्र मानते हैं। निम्नलिखित में कौन संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी से नहीं हुआ है? आंसर हो जाएगा डी, वन्य जीव अभ्यारण्य का परिसीमन। कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को क्या है वो बताइए। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के तहत दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, तो ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा केवल 1 सही है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। मध्य प्रदेश जो है वो दहिया में, झारखंड की बात करें तो कुरुबा, पश्चिम घाट की बात करें तो कुमारी और हिमालय क्षेत्र में करें तो खेलिए। कृषि से संबंधित प्रचलित नाम है, तो आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ए। कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन कौन है वो बताइए। रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, बिल्कुल सही। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, ये भी सही। चना एक प्रकार का खरीफ फसल है, गलत है।
जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है कि जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोपण कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोपण कृषि कहा जाता है। मोटे अनाज के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है वो बताइए। तो रागी शुष्क प्रदेशों का फसल है, ये सत्य है। क्षेत्रफल के उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा बी केवल 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है। भारत में पश्चिमी विक्षोभों में होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? आंसर हो जाएगा बी केवल रबी का। कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताइए कि चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। गेहूं की कृषि के लिए 75 से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। गन्ने की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है वो बताइए। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ये तो बिल्कुल सही है। ब्राज़ील गन्ने का विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कॉफ़ी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी, बिल्कुल सही है। ब्राज़ील की कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, तो ये गलत है। भारत में कॉफ़ी को कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी। भारत में कॉफ़ी की कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई थी, तो बिल्कुल सही। तो आंसर जो हो जाएगा पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चाय की कृषि के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो चाय के पौधे के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सर्वोत्तम होती है, बिल्कुल सही। चाय की फसल के लिए ह्यूमरस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है, तो ये भी जो है वो सही है। चाय की कृषि रोपण कृषि का उदाहरण है, ये भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो सभी तीनों जो है वो सही है। अगला बताइए कि कौन सा उत्तर जो है गलत उत्तर है। तो देखते हैं, रबड़ की फसल उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में उगाई जाती है, ये तो सही है। रबड़ फसल के लिए 50 से लेकर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। नर्मदा बचाओ आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो है वो गलत है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। खादिन और जोहड़ क्या है? आंसर हो जाएगा ए वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। खादिन और जोहड़ क्या है? तो ये वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है, और यह राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ नदी है, एक तरफ बांध है। अगर नर्मदा की बात करें तो इस पर ओंकारेश्वर बांध है। चंबल की अगर बात करें तो राणा प्रताप सागर है। कृष्णा की बात करें तो नागार्जुन सागर है, और कावेरी की बात करें तो मेंटूर बांध है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? आंसर हो जाएगा ए वाहिकाएं हैं। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेनाब नदी से है। माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है हमें वो बताइए। यह विकलांग छात्रों को 8 साल का प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 4 साल की माध्यमिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही है। यह योजना विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के तहत परिभाषित एक या अधिक विकलांगता वाले सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को कवर करती है, ये भी सही है। इस योजना विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करती है, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक निकाय केंद्र सरकार से राज्यों की करों के हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त आयोग। कौन सा व्यक्ति फोटोन गैस के सिद्धांत के विकास से जुड़ा है? सही जवाब हो जाएगा डी सत्येंद्र नाथ बोस। सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है। तो यह एक जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली है, सही है। यह वाहनों को टोल भुगतान के लिए रुकने की आवश्यकता के बिना स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम बनाएगा, ये भी सही है। इस जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली में प्रत्येक वाहन को उपग्रहों के समूह से जुड़ी एक
ऑनबोर्ड यूनिट OBU की आवश्यकता होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी स्टेटमेंट सही है, डी हो जाएगा। यह मौजूदा रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित फास्टैग सिस्टम की जगह लेगा, यानी चारों स्टेटमेंट सही है। दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा ए, अगरतला में। भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मियो ओका का। हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारथी पोर्टल। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है वो बताइए। तो आइए देखते हैं। परिसीमन अभ्यास सभी चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के बीच धन का समान वितरण करके लोकतंत्र में निष्पक्ष और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, ये गलत है। परिसीमन आयोग राज्य विधान परिषदों और राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों गलत है। परिसीमन प्रक्रिया चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के बीच धन के समान वितरण पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। इसके बजाय इसका प्राथमिक उद्देश्य जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्वितरण करके लोकतंत्र में निष्पक्ष और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। भारत में परिसीमन आयोग मुख्य रूप से लोकसभा यानी संसद का निचला सदन और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना को प्राथमिक उद्देश्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NER में विकास संबंधी अंतरालों को दूर करना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। कौन सा सही है? इसमें संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से माल परिवहन की आवश्यकता को कम हो जाएगी, सही है। यह भारत की ईस्ट नीति को मजबूत करेगा, यह भी सही है। और इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच माल परिवहन के लिए समर्पित माल ढुलाई गलियारा बनाना, ये गलत है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की तटरेखा भूमध्य सागर के साथ लगती है? आंसर हो जाएगा स्पेन, फ्रांस, इटली, माल्टा। हाल ही में समाचारों में देखा गया थ्रिप्स परिबिस्पिनस है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, एक कीट है। कथन 1 और कथन 2 को बताना है कि कौन सा जो हमारा सही है। कथन 1 में भारत में स्वच्छता कवरेज का महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है, जो 2014 में 39% से बढ़कर 2019 में 100% हो गया। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य 2019 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या है। ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में ब्लू कार्बन शब्द का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा बी, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में संग्रहित कार्बन है। हाल ही में किन 2 देशों में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की गई? और इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका और मॉरिशस। श्रीलंका और मॉरिशस। ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। निम्नलिखित में कौन सा स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट को विकसित करें। भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट को विकसित करें। ये था एडुटेरिया बुक में दिया हुआ NCERT प्रैक्टिस सेट कक्षा 6 से 12। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।